सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस लाइन के साथ मैं फिर से आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे खोज, उसके बाद हम सीखेंगे स्थान, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या किया, और उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यह खोज। ठीक है, देखिए खोज, सिंधु सभ्यता का खोज का क्रम बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले चार्ल्स मैसन, सबसे पहले बात करता हूँ चार्ल्स मैसन की। चार्ल्स मैसन जो थे, ये ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे जो पाकिस्तान का दौरा करते हैं। चार्ल्स मैसन जो है, ये ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे जो पाकिस्तान का दौरा करते हैं 1826 में। चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान का दौरा करते हैं और वहां पर वह हड़प्पा क्षेत्र का कुछ बेसिक जानकारी उनको प्राप्त होती है, लेकिन वह यह नहीं बता पाते हैं कि यहाँ कोई सभ्यता थी। चार्ल्स मैसन, सबसे पहली बार क्या होता है कि चार्ल्स मैसन हड़प्पा क्षेत्र का दौरा करते हैं पहली बार, और उन्हें बेसिक जानकारियां कुछ मिलती है कि यहाँ बेसिक जानकारियां मिलती है उनको, चार्ल्स मैसन को, लेकिन वह कुछ क्लियर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ कोई सभ्यता थी। तो पहला ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया यहाँ पे कि सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का दौरा किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। कब किया था? 1826 में। उनको कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन वह कहने में सक्षम नहीं थे कि यहाँ कोई सभ्यता थी। उन्होंने उसी समय एक पत्रिका निकाली, पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज में उन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया, जो आगे जाकर बहुत वह कारगर साबित हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि बर्टन बंधु पाकिस्तान में कराची और लाहौर के बीच एक ट्रैक बिछा रहे थे, रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, बनवा रहे थे। बर्टन बंधु एक जेम्स बर्टन, एक विलियम बर्टन। बर्टन बंधु ये दोनों भाई थे, उनका नाम था, एक का जेम्स बर्टन, एक का नाम था विलियम बर्टन। 1856 के आसपास जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन क्या किए कि पाकिस्तान में कराची और लाहौर के मध्य रेलवे ट्रैक को बिछवा रहे थे। उस क्रम में वहां पर उनको ईंटें प्राप्त होती है, जिसका उन्होंने बखूबी अपने रेलवे ट्रैक बनवाने में क्या किया, प्रयोग कर दिया, लेकिन उन्होंने शोध नहीं किया। तो बर्टन बंधु 1856 के आसपास वहां पर क्या करते, रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे। तो उस क्रम में उनको यह जानकारी मिली। इतना तो कहे कि यहाँ हो सकता है कोई बिल्डिंग हो, तभी यहाँ पर ईंटें उन्हें पाई हुई है। लेकिन फिर क्या होता है कि पहली बार वहां पर कोई व्यक्ति शोध करने के उद्देश्य से गया, उसका नाम था अलेक्जेंडर कर्निघन। अलेक्जेंडर कर्निघन जो है, पहली बार वहां पर शोध करने के उद्देश्य से जाता है। यह बंदा 1853 से लेके 56 के बीच बार बार वहां का दौरा करता है, लेकिन अलेक्जेंडर कर्निघन यह भी कुछ ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाया। अब क्या होता है इसके बाद जो है, जिसे आपको हमेशा याद रखना है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या होता है कि यहाँ पर 1921 में क्या होता है कि खुदाई प्रारंभ होता है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ होता है 1921 में। यह कौन थे जॉन मार्शल? यह जो थे, यह भारतीय पुरातत्विक विभाग के जो हेड थे, कौन? सर जॉन मार्शल। 1921 में क्या होता है, हड़प्पा की खुदाई का कार्य प्रारंभ होता है। वो क्या करते हैं कि खुदाई का कार्य का नेतृत्व वह दो लोगों को दे देते हैं। एक का नाम था आपका, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको, एक बार देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चार्ल्स मैसन पहली बार कब? 1826। उसके बाद रेलवे ट्रैक कौन बना था? बर्टन बंधु। एक का नाम क्या था? जेम्स बर्टन। एक का नाम क्या था? विलियम बर्टन। और पहली बार वहां शोध के उद्देश्य से कौन गया था? अलेक्जेंडर कर्निघन 53 से लेकर 56 के बीच गया था, ठीक है, लेकिन वह भी सफलता हासिल नहीं किया। और किसके नेतृत्व, हड़प्पा में किसके नेतृत्व में पहली बार खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ? सर जॉन मार्शल। ईयर कौन सा चल रहा था? 1921। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले मैंने बताया कि वहां पर आप लोगों को चार्ल्स मैसन 1826 की बात हुई थी, और मैंने बताया था कि चार्ल्स मैसन
ठीक है। चार्ल्स मैसन 1826 में बटन बंधु आए थे। बटन बंधु ने क्या क्या रेलवे ट्रैक बिछवाया था। जेम्स बटन, विलियम बटन की बातें हुई थी, ठीक है। जेम्स बटन, विलियम बटन की बातें हुई थी, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चार्ल्स मैसन जो था उन्होंने नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक पत्रिका निकाली थी, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था फाइनली कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या होता है, 1921 में वहां पर खुदाई का कार्य प्रारंभ होता है। या कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के वह हेड थे। अब खुदाई करने वाले दो भारतीय इसका नेतृत्वकर्ता बनते हैं। खुदाई करने वाले कितने भारतीय? दो भारतीय उसका नेतृत्वकर्ता बनते हैं। एक का नाम था दयाराम साहनी, ठीक है। और वो क्या करते हैं? हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं। रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा की संस्कृति थी, ऐसा। और राखाल दास बनर्जी जो था वो मोहनजोदड़ो नामक शहर का खुदाई करता के नेतृत्व करता है, ठीक है। ये कहा था सिंधु, ठीक है। तो अब इसको दयाराम साहनी, इसका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी, इसको हड़प्पा की सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो ये दयाराम साहनी को ही माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जनक कौन था? राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी। अब देखो हड़प्पा किस नदी पर है? रावी। तो याद कर लेंगे आप लोग, जैसे कि गंगा में हम लोग स्नान करते हैं तो कहते हैं हर हर गंगे, तो ऐसे ही एक वर्ड याद करेंगे कि हर हर रावी, हर हर रावी, हर हर रावी, ठीक है। तो हड़प्पा कहां पर है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रावी नदी, ठीक है। हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा करता है। कौन? चार्ल्स मैसन क्या करता है? 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा करता है। दौरा करने के बाद वह कुछ बता नहीं पाता है, कुछ हड़प्पा सभ्यता की बेसिक जानकारियां तो उसे मिलती है, लेकिन वो कहने में सक्षम नहीं था कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी। वह क्या करता है कि नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक एक पत्रिका निकालते हैं, उसमें उसने इसमें डिटेल लिखता है। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि बटन बंधु नामक दो व्यक्ति आते हैं, रेलवे ट्रैक पाकिस्तान में बिछाते हैं, कराची से लाहौर के मध्य या रेलवे ट्रैक बिछता है, इस क्रम में उन्हें ईंटें प्राप्त होती है। फिर मैंने बताया था कि पहली बार शोध करने के उद्देश्य से जो गया था बंदा, उसका नाम था अलेक्जेंडर कर्निंघम। वो 53 से लेकर 56 के बीच वहां बार बार दौरा करता है, लेकिन वो भी आशातीत सफल नहीं होता है। फिर होता क्या है कि फिर वहां पे सर जॉन मार्शल 1921 में पहुंचते हैं। 1921 में क्या करते हैं? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का नेतृत्व करता कौन था? सर जॉन मार्शल। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। और वह दो लोगों को नेतृत्वकर्ता बनाते हैं, एक का नाम राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे का नाम जो था राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ये जो दयाराम साहनी था इनके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई, और ये जो राखाल दास बनर्जी थे मोहनजोदड़ो की खुदाई, ऐसा। हड़ रावी, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब देखिए खोज के बाद हम अगला टॉपिक चलते हैं, काल निर्धारण मतलब इसका जो काल था, समय था संस्कृति का, कब से कब तक था। तो मैं पहले बता देना चाहूंगा आपको, इसके समय के बारे में बहुत विवादास्पद है। इसका जो काल निर्धारण है वो विवादग्रस्त है, ठीक है। फिर भी जान लेंगे हम लोग। कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि प्राकृतिक के साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता, बस एक आधार पर बताया गया है। देखिए जॉन मार्शल, किसे आप लोग खुद याद करना होगा, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2500 बीसी। जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो समय चला 3250 से 2500 बीसी चला, ऐसा। अर्नेस्ट मैके जो थे इनके अनुसार 2800 बीसी से 2500 बीसी। माधव स्वरूप वर्ष के अनुसार 3500 से 2700 बीसी। और रेडियो कार्बन C14 किसी जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। रेडियो कार्बन C14 किसी जीवाश्म का आयु ज्ञात करने की यह तरीका है। रेडियो कार्बन C14 किसी जीवाश्म का आयु ज्ञात किया जाता है इससे। इसके अनुसार जो है 2300 से 1750, लेकिन यहीं पर अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका निर्धारण 2400 से 1700 बीसी दिखाएगा, ऐसा। और एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए, अगर एनसीईआरटी की हम बात करें, एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी आपका कहता है 2500 से 1800। एनसीईआरटी आपका कह देता है 2500 से 1800। एनसीईआरटी कहता है 2500 से 1800, लूसेंट नहीं कहता है 2400 से 1700, ठीक है। ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन को सही किया जाता है, लेकिन आप यह याद रखेंगे सबसे पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है कि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार 2300 से 1750। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आप ये लूसेंट वाला 100% मिलता है कि 2400 से 1700 बीसी जो है, या इसका
होता है तो कालखंड है ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये जॉन मार्शल की बातों को डीपी अग्रवाल है ये क्या करते हैं, इन काल निर्धारणों को सहमति बताते हैं और अपना ग्रह बताते हैं 2300 से लेकर 1700 तक। ठीक है, 2300 से लेकर 1700 तक इसका कालखंड रहा ऐसा। लेकिन देखा जाए तो 3250 से लेकर 2500 तक, इधर 2800 से 2500 तक ऐसा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि पहले मैं ऑनलाइनर समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग हड़प्पा के जो 4 मतलब कि जो मैंने ज्योग्राफिकल मैप बताया था ऊपर मांडा, तो पहले मांडा से मिलवाता हूँ। ठीक है, पर ज्योग्राफी मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में जो भी चीजें थी स्थान, सबसे पहले मैं उससे मिलवाऊंगा। तो इसके पहले मैं ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे जो उसको मैं करा लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर वहां पर पहुंचूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर कहा जाता था वो लोथल और सुतकोटदा को, लोथल और सुतकोटदा को सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर कहा जाता था किसको, तो लोथल और सुतकोटदा को कहा जाता था। अभी लाइनर चल रहे फिर मैं एक एक करके इसको डीप में समझाऊंगा। ठीक है, घबराइएगा मत थोड़ा सा। देखिए लोथल और सुतकोटदा जो था बंदरगाह नगर, एक मिनट में सोचिएगा बंदरगाह नगर किसे कहते थे, लोथल और सुतकोटदा। लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। ठीक है, स्वतंत्रता पश्चात सबसे ज्यादा अस्त्र कहां से प्राप्त हुआ, गुजरात से। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक अस्त्र कहां से प्राप्त हुआ, गुजरात से। अब देखिए कालीबंगन से जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त होती हैं। कालीबंगन से जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त होते हैं ऐसा। ठीक है, तो सर्वाधिक अस्त्र कहां से प्राप्त हुए आजादी के बाद, गुजरात से। और बंदरगाह नगर कौन है, तो लोथल और सुतकोटदा। ठीक है, लोथल और सुतकोटदा। और जुटे हुए खेत कहां से मिलते हैं, कालीबंगन से। तो कालीबंगन से क्या मिलते हैं, जुटे हुए खेत। ठीक है, और नक्काशीदार ईंटें भी कालीबंगन से ही प्राप्त होती है। नक्काशीदार ईंटें कहां से प्राप्त होती है, कालीबंगन से प्राप्त होती है ऐसा। अब देखिए बनमाली से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य, जो बनमाली नामक स्थान था वहां से क्या होता है, तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। और साथ ही साथ लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त होता है। लोथल एवं कालीबंगा से क्या प्राप्त होता है, अग्निकुंड प्राप्त होता है। अब देखिए अब चलते हैं हम लोग किसके पास, मोहनजोदड़ो के पास। अब चलिए चलते हैं मोहनजोदड़ो के पास। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि लोथल और क्या बोलते हैं आपको सुतकोटदा के बारे में मैंने जिक्र किया, ये कहते थे बंदरगाह नगर थे हम लोगों के ऐसा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ कहते हैं। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। माउंट ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला कहते हैं किसको, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से एक सिर पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति, एक सिर पर 3 मुख वाले देवता। माउंट ऑफ डेथ किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ यानी मृतकों का टीला। यहाँ से एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति। देवता जो थे वो पशुपतिनाथ थे। और इस पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा बकायदा इसका अवशेष प्राप्त होता है कि हाथी का चित्र था, गेंडा था, चीता था, भैंसा था, इनका ठीक है अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति और उस देवता के आसपास चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा प्राप्त होता है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। माउंट ऑफ डेथ मोहनजोदड़ो, एक सिर पर 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो। देवता कौन से, पशुपतिनाथ। उनके चारों तरफ भैंसा, गेंडा, चीता, हाथी के चित्र पाए गए ऐसा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो, माउंट ऑफ डेथ मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, एक सिर पर 3 मुख वाली देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है ऐसा। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। अब देखो बृहद स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो। बड़ा धान्य कोठार कहां से है, मोहनजोदड़ो यानी बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो। तो बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नागार, कोठिला धान्य कोठार। ठीक है,
जिसको आप लोग कोठिया अपनी भाषा में कह सकते हैं, धान्य कोठार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऐसा देखिए, एक बंदा था पिगट, एक विद्वान था। पिगट कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट कहता है कि अब विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का नाम देता है कौन? पिगट कहता है किसको? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। देखिए, एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो, उसके चारों तरफ कौन कौन से जीव थे? तो एक गेंडा था, एक हाथी था, एक चीता था और एक आपका क्या था? तो भैंसा था। ऐसा एक सिर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, बृहद धान्य कोठार मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कि इस धान्य कोठार एक बहुत बृहद स्मारक के रूप में जाना गया मोहनजोदड़ो का। अब देखिए, जो स्नानागार है, इसके मध्य में, स्नानागार के मध्य में एक स्नान कुंड था, जहां से जल पूजा का हम लोगों को अवशेष प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 8 मीटर, 11 मीटर, समझ रहे, 11.88 मीटर, 1 मीटर बराबर 3 कुछ फीट होता है ना, तो 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, इतना उस स्नान कुंड का साइज बताया गया था, आकृति उसकी। ठीक है, अब देखिए, ये जो विशाल स्नानगार था, इसका 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। आप सोच सकते हैं 45 मीटर चौड़ाई, कितना बड़ा धान्य कोठार होगा वो। ठीक है, अब देखिए, इस मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है, बुने हुए सूती कपड़ों का टुकड़ा प्राप्त होता है, कहां से? मोहनजोदड़ो। अब देखो, मिट्टी और कांसे की, मिट्टी और कांसे की 2 पहियों की जो खिलौना गाड़ी होती है, वह भी प्राप्त होता है, कहां से? मोहनजोदड़ो के। ठीक है, वो भी कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। और एक मुहर था, मुहर पर नाव का अंकन, वह भी प्राप्त होता है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। समझ में आ रही बात? अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है,